अगला जो हम लोगों का आज चैप्टर है ये है बंगाल में अंग्रेजी प्रभुता। ठीक है, हम लोग देखते हैं। प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि। जब औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है तब उसके बाद जितने भी मुगल शासक सत्ता संभालने आते हैं वे शासक ज़्यादा सक्षम नहीं होते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासकों या युग की मुगल काल की पतन दौर शुरू हो जाता है। इस क्रम में मुगलों के द्वारा जो क्षेत्र जीते लिए गए थे उनमें से ज़्यादातर क्षेत्र अब अपने आप को स्वतंत्र करने के प्रयासों में जुट गए थे। इन क्षेत्रों में मुख्यतः बंगाल के क्षेत्र था और यह क्षेत्र काफ़ी हद तक इन प्रयासों में सफल भी हो गया था। उस समय बंगाल का क्षेत्र में बहुत सारे उद्योग, वस्त्रों का और कपास का उत्पादन भी किया जाता था। सत्रह ईस्वी में उस समय शासन कर रहे मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरे बंगाल क्षेत्र में 3000 रुपये वार्षिक कर की शुल्क के बदले में मुक्त व्यापार करने के लिए अनुमति दी थी। 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां बंगाल का सूबेदार नवाब बना। इसी समय से व्यावहारिक रूप से स्वतंत्र कार्य करने लगा। हालांकि तो मुगलों को समय समय पर अपनी तरफ से नजराना भेजता रहता था। इसने ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाई। सत्रह ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद शुजा-उद-दौला बंगाल का नवाब बना। यह अत्यंत न्यायप्रिय नवाब था जो 1732 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार नियुक्त किया। 1739 में शुजा-उद-दौला की मृत्यु के बाद इसका पुत्र सरफराज खां नवाब बना। इसके समय 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां ने विद्रोह कर दिया और इसी विद्रोह से सरफराज खां मारा गया और अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी तक। उस समय एक सेनानायक था जिसका नाम अलीवर्दी खां था। वह सत्ता पाने के लिए सूबेदार सरफराज की हत्या कर देता है। 1740 में बंगाल की सत्ता अपने हाथों में ले लेता है। फिर आगे अलीवर्दी खां ने मुगलों को 2 करोड़ का नजराना भी भेजा था ताकि मुगल उसे कुछ न कहे और ऐसा हुआ भी। मुगलों की तरफ से यह नजराना स्वीकार कर लिया गया और फिर अलीवर्दी खां बंगाल के शासन व्यवस्था संभालने लग गया था। अलीवर्दी खां बंगाल की सत्ता पर 1740 से 1756 तक रहता है और अपने इस काल में वह बंगाल को एक अलग क्षेत्र अर्थात मुगलों से आज़ाद क्षेत्र बनाने का प्रयास करता है, क्योंकि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को भी बंगाल में मुगलों की तरफ से मुक्त व्यापार की अनुमति मिली थी, तो वे भी अपने व्यापार का विस्तार बंगाल में बढ़ चढ़ कर रहे थे।
इसने यूरोपियों की उपमा मधुमक्खियों से की है। इसके अनुसार यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो यह शहद देंगे, यदि इन्हें छेड़ा जाए तो ये काट काट कर मार डालेंगे। अलीवर्दी खां के कोई पुत्र न होने के कारण इसने अपनी सबसे छोटी पुत्री की पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। सिराजुद्दौला 1756 से 1757 मात्र एक ही साल का शासन किया। शुजाउद्दौला को 1756 में बंगाल की सत्ता प्राप्त होती है। उसके सत्ता में आने के बाद सारे लोगों में जलन की भावना पैदा होने लगती है। सिराजुद्दौला का अंग्रेज़ों के साथ संबंध बिगड़ गए क्योंकि अंग्रेज़ों ने नवाब के शत्रुओं को शरण दे रखी थी और नवाब के मना करने के बावजूद भी बस्तियों का ध्रुवीकरण कर रहे थे। इसी के कारण सिराजुद्दौला रुष्ट हो गया और 15 जून 1756 ईस्वी को नवाब कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया। 5 दिनों के युद्ध के बाद 20 जून 1756 ईस्वी को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया और अंग्रेज भागकर फुल्टा नामक टापू में शरण ली। काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को हुआ। इस घटना का उल्लेख एक अंग्रेज अधिकारी हॉलबेल ने किया। हॉलबेल के अनुसार 20 जून की रात्रि को नवाब ने 146 अंग्रेज बंदियों को एक कोठरी में बंद कर दिया। इसमें दूसरे दिन 123 अंग्रेज की मृत्यु हो गई और हॉलबेल सहित 23 अंग्रेज जीवित रहे। संभवतः यह हॉलबेल की मनगढ़ंत कहानी है क्योंकि इसकी पुष्टि अन्य स्रोतों से नहीं होती है। क्लाइव के नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र। सिराजुद्दौला को 1756 ईस्वी में बंगाल की सत्ता प्राप्त होती है। उसके सत्ता में आने के बाद बहुत सारे लोगों में जलन की भावना पैदा होने लगती है। नवाब सिराजुद्दौला के प्रमुख अधिकारी उससे असंतुष्ट थे। इसका लाभ उठाकर क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र के नवाब के मुख्य सेनापति मीर जाफर और दीवान राय दुर्लभ, सैनिक अधिकारी यार लतीफ़, बंगाल का एक व्यापारी जगत सेठ सम्मिलित थे। इन लोगों ने ही सिराजुद्दौला का शासन गिराया था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को, जो VVI है, प्लासी भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। यह युद्ध क्लाइव के नेतृत्व वाली एक छोटी सी अंग्रेजी सेना और नवाब सिराजुद्दौला की 50,000 सेना के साथ हुआ। युद्ध प्रारंभ होते ही मीर जाफर अपनी सेना लेकर अलग हो गया। अंततः इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला पराजित होकर मुर्शिदाबाद भाग गया, लेकिन नवाब को मुर्शिदाबाद में पकड़कर वध कर दिया गया। इसके बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बना और क्लाइव को व्यक्तिगत रूप से बहुत धन मिला। इस तरह प्लासी के युद्ध ने भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की नींव डाल दी। कंपनी को 24 परगना जिले की दीवानी प्राप्त हुई। मीर जाफर 1757 से 1760 ईस्वी तक। अंग्रेज़ों के द्वारा प्लासी का युद्ध जीतने के बाद मीर जाफर को 1757 में बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। अंग्रेज़ों ने प्लासी का युद्ध मीर जाफर को नवाब बनाने के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए लड़ा था। इसलिए मीर जाफर
अंग्रेज़ों को मात्र एक कठपुतली नवाब के रूप में कार्य कर रहा था, यानी कि सिर्फ नाम का शासक। 1760 में क्लाइव इंग्लैंड वापस चला गया। इसके स्थान पर बेनिन स्टार्ट बंगाल का गवर्नर बनकर भारत आया। बेनिन स्टार्ट ने नवाब बदलने का निश्चय किया। इसके लिए इसने मीर जाफर की दामाद मीर कासिम से समझौता किया। बंगाल का गवर्नर बनकर भारत समझौते के अनुसार मीर कासिम को नवाब बनाया जाएगा। बदले में मीर कासिम की कंपनी को बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव जिलों की दीवानी और अधिकारियों को धन देगा। इसके बाद बेनिन स्टार्ट ने मीर जाफर के सामने यह प्रस्ताव रखा कि यह मीर कासिम को नायब सूबेदार नियुक्त कर दे और प्रशासन के सारे अधिकार सौंप दे। इससे असंतुष्ट होकर मीर जाफर ने जवाब पद से इस्तीफा दे दिया और मीर कासिम नवाब बन गया। मीर कासिम 1760 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक। 1760 ईस्वी में मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को अंग्रेज़ों ने बंगाल का नवाब बना दिया था, परंतु बाद में जैसा अंग्रेज़ों ने सोचा था कि मीर कासिम को नवाब बनाने के बाद उनका कार्य और ज़्यादा आसान हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। मीर कासिम ने अंग्रेज़ों से जैसा वादा किया था, उसने उसके विपरीत ही अपने कार्य को किया। अंग्रेज़ों की इच्छा थी कि मीर कासिम भी मीर जाफर की तरह ही उनकी कठपुतली की तरह कार्य करे, लेकिन मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध कार्य करे और उनसे अलग होके अपने स्वतंत्र कार्य करे, और वे कार्य कुछ इस प्रकार हैं। मीर कासिम ने उस समय की बंगाल की राजधानी जो मुर्शिदाबाद हुआ करती थी, उसको मुंगेर में स्थानांतरित करके अपनी राजधानी मुंगेर को बना लिया था। इसने मुंगेर में तोपखाना एवं बंदूक निर्माण करने का कारखाना स्थापित किया। इसने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए एक जर्मन अधिकारी वाल्टर रिनहार्ड समेरू को नियुक्त किया। मीर कासिम द्वारा इन टैक्स संबंधी मामलों में काफ़ी सुधार किए गए। इस समय बंगाल क्षेत्र में अंग्रेज़ों के द्वारा व्यापारिक मामलों में टैक्स संबंधी चीज़ों को लेकर भेदभाव भी होता था, जैसे कि यूरोपीय व्यापारियों को टैक्स में बहुत ही छूट मिलती थी और भारतीय व्यापारियों को यह छूट नहीं दी जाती थी। ऐसे में मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों को भी इन व्यापारिक मामलों के काफ़ी छूट दी, जिस कारण से अंग्रेज उससे काफ़ी नाखुश थे। इन सभी कार्यों को देखते हुए अंग्रेज इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मीर कासिम उनके कठपुतली की तरह कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए अंग्रेजी कंपनी उसे नवाब के पद से हटाने पर विचार करती है। इस घटना से अंग्रेज आग बबूला हो गए और अंग्रेज़ों ने मीर जाफर को पुनः नवाब घोषित कर मीर कासिम को विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। अगला युद्ध हम लोगों को बक्सर का युद्ध देखने को मिलता है, जो 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय और वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। मीर कासिम अंग्रेज़ों से परास्त होकर शुजाउद्दौला के पास पहुंचा। इस समय वहां मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी उपस्थित थे। इन तीनों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा
का निर्माण किया और तीनों अपनी सेना लेकर बक्सर पहुँचे और अंग्रेज से युद्ध किया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। इस युद्ध में संयुक्त मोर्चे की शक्तियाँ पराजित हुई और मीर कासिम युद्ध भूमि में भाग गया, जबकि सिराजउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया। (1765) ईस्वी में कलाई पुनः भारत आया और इसने बंगाल के नवाब, मुगल सम्राट व अवध के नवाब से अलग अलग संधियाँ की। सर्वप्रथम क्लाइव ने बंगाल के नवाब निजामुद्दौला से संधि की। संधि के अनुसार प्रशासन के सारे अधिकार कंपनी के हाथों में होगा। नवाब के प्रतिवर्ष 53 लाख रुपए सालाना कंपनी देगी। इस प्रकार बंगाल में द्वैध शासन लागू हो गया। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है? जैसे कि एक स्थान पर दो आदमी राज करेंगे, जैसे कि नाम के लिए राजा और काम के लिए जो अंग्रेज है सो। मीर जाफर 1757 से 1760 ईस्वी तक रहे। मीर कासिम 1760 से 1753 ईस्वी तक रहे। फिर मीर जाफर पुनः रहे 1763 से 1765 ईस्वी तक। निजामुद्दौला ये रहे 1765 से 1766 ईस्वी तक। फिर से सैफ उद्दौला 1766 से 1770 ईस्वी तक। मुबारक उद्दौला 1770 से 1775 ईस्वी तक। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से हुई। इस संधि की मुख्य शर्तें इस प्रकार थी। कंपनी अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं करा 2 जिले लेकर मुगल सम्राट को दे देंगे। कंपनी मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए पेंशन के रूप में देगी। मुगल सम्राट बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्रदान करेगा। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी। यह संधि अवध के नवाब सिराजउद्दौला से हुई। इस संधि के मुख्य शर्तें इस प्रकार थी। कंपनी अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं करा का जिला प्राप्त करके मुगल सम्राट को दे दिया। अवध के नवाब पर जाने के रूप में 50 लाख एवं चुनार का किला कंपनी प्राप्त करेगी। कंपनी के अवध में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार होगा। अवध की सुरक्षा के लिए अवध में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी, जिसका एक खर्च अवध के नवाब को देना पड़ेगा। 1765 से 1772 ईस्वी तक बंगाल में द्वैध शासन चलता रहा। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बनकर आया। इसने द्वैध शासन को समाप्त कर बंगाल में कंपनी का शासन स्थापित कर दिया। द एंड।